हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो नया टॉपिक है। अभी तक हमने इससे पहले कैश बुक के डेबिट बैलेंस के क्वेश्चन किए थे। आज हम कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस के क्वेश्चन कराएंगे, जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना, ओवरड्राफ्ट मैंने शुरू में आपको बेसिक में बताया था। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आप प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी हमारा नया चैनल है, जिसको इसी नाम से बनाया गया है, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो जल्दी से उसको भी फॉलो कर लें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर इंस्टाग्राम पे हमारे चैनल को, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए करते हैं आज का टॉपिक हम स्टार्ट। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स के क्वेश्चन करना है हमें इस चैप्टर में। तो 4 टाइप्स के क्वेश्चन में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने अपने क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, वहां से आप जाकर पढ़ सकते हैं। आज हम ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक पढ़ने वाले हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक जस्ट अपोजिट होता है डेबिट बैलेंस का, मैंने आपको बताया था। चलिए, तो सबसे पहले तो हम इन बैलेंस को देख लें। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में 2 चीजें हैं, एक कैश बुक और एक पासबुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, जिसका मीनिंग ये होता है कि जिस बिजनेसमैन की बुक हम बना रहे हैं, जिसके अकाउंट्स तैयार हम कर रहे हैं, उसका अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट है, तो वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस कहलाता है। और कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो ओवरड्राफ्ट होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है हमने जिसकी बुक बना रहे हैं कस्टमर की या बिजनेसमैन की, उसकी अमाउंट जो है वो बैंक में डिपॉजिट नहीं है, उल्टा बैंक से ओवरड्राफ्ट कर रखा है, बैंक से लोन ले रखा है। ये मान लो एक ओवरड्राफ्ट की लिमिट होती है, उसको ओवरड्राफ्ट कर रखा है, उसको हम बोलते हैं कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट। ठीक है। पासबुक का जस्ट अपोजिट होता है। पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो ओवरड्राफ्ट होता है, उसका मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। ठीक है ना। और पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसका मीनिंग होता है कि बिजनेसमैन का जो अमाउंट है वो बैंक में डिपॉजिट है। ठीक है। चलिए, तो ये 4 तरह के क्वेश्चन है इस टाइप का। फर्स्ट जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस था उसके क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। आप फर्स्ट पार्ट से जाके इसको पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट। ठीक है। इसका मैंने फॉर्मेट भी पूरा समझा दिया था बेसिक क्लास में, पार्ट 1 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। पार्ट 1 जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको इसका पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा कि क्या चीज डेबिट होती है और क्या चीज प्लस होती है, क्या चीज माइनस होती है। ठीक है। आज का ये क्वेश्चन है हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और साथ में ये ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको यहां ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट, पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट। ठीक है ना, यही फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स, डिटेल और अमाउंट। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे। प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2023। 30 जून 2023 को हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। क्या इंफॉर्मेशन दी है हमें। सबसे पहले लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ₹2470। ओवरड्राफ्ट का मतलब यह है कि जिस बिजनेसमैन की हम बुक बना रहे हैं उसका अमाउंट बैंक में डिपॉजिट नहीं, उल्टा उसने ओवरड्राफ्ट कर रखा है, माइनस बैलेंस है उसका। ठीक है ना। तो कितना है 2470। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि माइनस बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट का मतलब। तो इसका मतलब हुआ कि जब जो हम कैश बुक के डेबिट बैलेंस के क्वेश्चन कर रहे थे उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अभी तक डेबिट बैलेंस में जिन चीजों को हम ऐड कर रहे थे उन चीजों को हम माइनस करेंगे और जिन चीजों को माइनस कर रहे थे उनको ऐड करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो इस ओवरड्राफ्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको डेबिट बैलेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आपको डेबिट बैलेंस के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो आपको ओवरड्राफ्ट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आपको एक ही बैलेंस के क्वेश्चन समझना है, डेबिट बैलेंस। कौन सा? कैश बुक का डेबिट बैलेंस। अगर आपको कैश बुक के डेबिट बैलेंस समझ में आ गया, दैट मींस आपको क्रेडिट बैलेंस ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो ओवरड्राफ्ट दिया है कैश बुक का 2470। अब ये एंट्रीज दी है, चेक वर्थ ₹860 हैड बीन इश्यूड बिफोर 30 जून व्हिच वाज नॉट एनकैश्ड। ठीक। सेकंड एंट्री है, चेक वर्थ ₹1740 had been deposited into the bank which were not created in the passbook as yet. ठीक। The bank charged ₹112 as interest on overdraft. ठीक। A customer deposited directly in bank account ₹420 which was not entered in the cash book as yet. ये 4 एंट्री हमारे सामने, लगभग 4 या 3 या 5 एंट्रीज एग्जाम में आती हैं। इतनी बड़ा क्वेश्चन आता है आपके सामने क्लास 11 कॉमर्स या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम? बैलेंस से ही स्टार्ट करते हैं कोई भी क्वेश्चन के। बैलेंस कितना है तो यहां लिखेंगे हम, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो यहां लिखेंगे हम ओवर
सॉरी ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक तो कितना ओवरड्राफ्ट है 2470 2470, ठीक है ना 2470। अब यहां लिखेंगे हम ऐड, तो जो चीजें हम ऐड करेंगे वो यहां करेंगे और यहां लिखेंगे लेस, ठीक है ना, ऐड और लेस। अब देखिए फर्स्ट एंट्री, आप बहुत ध्यान से देखना, चेक वर्थ ₹860 हैड बीन इशूड, 860 रुपए के चेक इशू किए गए थे बिफोर 30 जून, 30 जून से पहले, 30 जून से पहले 860 के चेक इशू किए गए थे, विच वॉज नॉट इन कैश टिल, लेकिन वो अभी तक पेमेंट के लिए पहुंचे नहीं बैंक। इन कैश मतलब कैश पेमेंट उनका नहीं हुआ, कैश नहीं हुआ, ठीक है। तो जो चेक हमने इशू किए थे, अब देखिए आपको यहाँ पे डबल समझना पड़ेगा कि क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, ठीक है, तो जो चीजें डेबिट बैलेंस में ऐड होती हैं वो क्रेडिट बैलेंस में लेस हो जाती हैं, जो डेबिट बैलेंस में लेस होती है वो क्रेडिट बैलेंस में ऐड हो जाएंगी, ठीक। तो 860 के हमने चेक इशू किए थे, ठीक। जब भी हम चेक इशू करते हैं तो क्या होता है, जब जैसे हमने किसी एक्स नाम का पर्सन है उसको चेक इशू किए, तो चेक इशू क्यों करेंगे, क्योंकि उसको पैसा देना था, उसको पेमेंट देना था, तो उसको हमें पेमेंट देना था, तो हमने उतने रुपए के चेक उसको दे दिए, ठीक है। लेकिन वो पेमेंट के लिए बैंक नहीं पहुंचा, बैंक नहीं पहुंचा तो क्या हुआ कि पासबुक में तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं। जैसे हमने किसी को चेक दिया, हमने एक्स नाम के पर्सन को एक चेक दिया, हमें उसे पेमेंट करना था तो हमने चेक दे दिया, तो हम क्या करेंगे अपनी कैश बुक में माइनस कर लेंगे, इतने रुपए का हमने चेक दिया, हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो हमने चेक दिया तो उतने रुपए से हमने अपनी कैश बुक को माइनस कर लिया। वो बैंक ही नहीं पहुंचा बंदा लेके, तो बैंक नहीं पहुंचा तो बैंक में पासबुक में कुछ हुआ नहीं। अब क्या करेंगे, तो बैंक की पासबुक में कुछ नहीं हुआ, हमारी कैश बुक कम हो रही है, तो दोनों को टैली, अगर डेबिट बैलेंस होता तो दोनों को टैली करने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ पे टैली नहीं करेंगे, अपोजिट कर देंगे उल्टा, मतलब क्रेडिट बैलेंस में जस्ट अपोजिट करेंगे, तो पासबुक नहीं बढ़ी और कैश बुक हमारी कम हो रही है, तो टैली करने के लिए तो क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस में इसको प्लस कर देते, लेकिन अभी और क्या कर देंगे, उल्टा अपोजिट करना है हमको, तो उल्टा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी उसको हम माइनस करेंगे, लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 860। ये फर्स्ट एंट्री हमने कर दी। हम क्या कर रहे हैं, पासबुक से टैली नहीं कर रहे हैं, उल्टा अपोजिट कर रहे हैं, पासबुक नहीं बढ़ी तो कैश बुक जो कम हो रही थी उसको बढ़ा नहीं रहे और कम कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, जस्ट अपोजिट चीज करेंगे। नेक्स्ट, चेक वर्थ ₹1740 हैड बीन डिपॉजिटेड, 1740 के चेक हमने बैंक में जमा किए थे, विच वर नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक, लेकिन वो अभी तक जमा नहीं हुए। तो जब हम किसी अपना चेक बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजते हैं तो क्या करते हैं, अपनी कैश बुक को प्लस कर लेते हैं, क्योंकि वो चेक बैंक जाएगा और हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो एक हमारी पासबुक भी बढ़ जाएगी, तो हम भी अपनी कैश बुक को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ अभी तक, पासबुक में डिपॉजिट ही नहीं हुआ, तो डिपॉजिट नहीं हुआ तो पासबुक बढ़ी नहीं और हम अपनी कैश बुक को बढ़ाकर बैठे हैं। अब डेबिट बैलेंस होता तो हम क्या करते, बराबर करते, कैश बुक को क्या करते, कम करते, लेकिन अभी क्रेडिट बैलेंस चल रहा है अपोजिट, तो उसे उल्टा और क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो बढ़ा दीजिए। सेकंड लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कितना अमाउंट है, 1740, 1740, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, द बैंक चार्ज्ड ₹112 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। देखिए मैंने शुरू में आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या है, ओवरड्राफ्ट का मतलब है हमने, जैसे हम ही है, हम बिजनेसमैन है, हम अपनी बुक बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अपनी बुक बना रहे हैं, तो हमारे अकाउंट में बैंक, हमारे बैंक में पैसा जमा नहीं है, उल्टा हमने बैंक से ले रखा है, तो जब बैंक से हमने पैसा ले रखा है तो बैंक क्या करेगी, उस ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लेगी। तो ये एंट्री वही है कि बैंक ने क्या करा, 112 रुपए बैंक इंटरेस्ट के चार्ज किए ओवरड्राफ्ट पर। तो बैंक जब भी चार्ज कर रही है अगर पैसा, तो हमारे पासबुक में से ये अमाउंट क्या हो रहा है, डिडक्ट, माइनस हो रहा है ना, पासबुक माइनस हो रही है। डेबिट बैलेंस होता तो हम भी बराबर करने के लिए कैश बुक को क्या करते हैं, माइनस करते, लेकिन अभी उल्टा चल रहा है,
क्रेडिट बैलेंस चला है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो नेक्स्ट थर्ड एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज 112। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करते हैं। एक कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट ₹420 विच वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक एज एट। एक कस्टमर था, हमारा कोई कस्टमर था, वो सीधे बैंक में 420 रुपए जमा करा के आ गया, जमा करा दिए उसने। क्या हुआ, पासबुक बढ़ गई। बैंक में अगर कोई हमारे अकाउंट में कोई पैसा जमा करने जाएगा तो क्या होगा, हमारे अकाउंट उतने रुपए से बढ़ जाएगा, तो उतने रुपए से हमारी क्या हुआ, पासबुक बढ़ गई। डेबिट बैलेंस होता तो हम भी अपनी कैश बुक को बढ़ा लेते हैं, लेकिन क्रेडिट बैलेंस चल रहा है तो उल्टा क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है ना। तो फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कितना 420 रुपीज। ठीक है, तो ये चारों एंट्रीज हो गई। ये सभी एंट्री, ये देखो, ये दोनों एंट्री जो हमने प्लस करी है, अगर डेबिट बैलेंस होता तो माइनस करते, और ये जो माइनस किए वो अगर डेबिट बैलेंस होता तो प्लस करते। देखो वैसे तो फॉर्मेट है, सिंपल सी बात है कि अगर हम क्या करें, पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट याद करें, पॉसिबल नहीं हो पाता कि इतना सारा फॉर्मेट, और चारों बैलेंस का याद करें कि डेबिट बैलेंस में इसे प्लस करते हैं, क्रेडिट बैलेंस में माइनस करते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक व्रिक कहलाती है। कैसी ट्रिक कहलाती है कि जैसे डेबिट बैलेंस में इस चीज को प्लस करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस में इसे माइनस कर देंगे। तो मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ डेबिट बैलेंस पे फोकस करना है। अगर आपको डेबिट बैलेंस समझ में आ गया तो उसका अपोजिट ही तो करना है। अगर हम ये कह रहे हैं कि पासबुक बढ़ गई तो कैश बुक को बढ़ा लो, तो ये डेबिट बैलेंस में अगर हमें आता है तो यही तो करना है कि पासबुक बढ़ गई तो कैश बुक को बढ़ाओ मत, उल्टा क्या कर लो, कम कर लो। ये क्रेडिट बैलेंस होता है, सिंपल है, कुछ नया तो कर नहीं रहे। जो चीज डेबिट बैलेंस में होती है उसका अपोजिट करना है। तो पहले हमें डेबिट बैलेंस सीखना पड़ेगा। आप क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले पार्ट 1 से स्टार्ट करें। कोई भी वीडियो जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करें पढ़ने का लिए, तो आप पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना है उसका पार्ट 1, सबसे पहले पार्ट 1 देखो, वहां बेसिक क्लास मिलती है, वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वहां से आप पढ़ना चालू करें। सिंपल सी बात है ना। कोई मूवी देखने आप गए तो मूवी में क्या करते हैं, थिएटर में जाने के लिए जल्दी 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 क्यों जाते हैं कि ऐसा ना हो मूवी आगे निकल जाए। तो मूवी आगे निकल जाए का मतलब क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, मूवी आगे निकल जाए तो हमने तो टिकट ले लिया 3 घंटे की मूवी, हम तो आधे घंटे बाद जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं कि बिल्कुल 3 बजे की मूवी है तो 3 बजे बैठ जाना है जाके, क्यों? हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग ना निकल जाए, नहीं तो हमें फिल्म समझ में नहीं आएगी। इसी तरह सेम स्टडी है, जब आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको बीच में से अगर कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। जिस तरह से मूवी निकल गई, आधे घंटे की मूवी निकल गई, आप जाके बैठे तो आप देख रहे हैं आप कौन है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही कोई क्वेश्चन भी जो होता है ना, वो भी समझ में बड़ी मुश्किल से आएगा, बहुत देर लग जाएगी। सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन ये है कि आप पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 से क्या होता है कि जब हम पार्ट 1 देखते हैं, शुरू से स्टार्टिंग देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेसिक क्लास में तो आपको ये क्वेश्चन सब इजी लगने लगेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो आप भी बोल रहे हो कि सर एग्जांपल दे रहे हो मूवी का, मतलब पढ़ाई के बीच में आप थिएटर अलग ले जा रहे हो। ठीक है, चलिए तो टोटल लगाते हैं। हम क्या करेंगे, इस कैश बुक की जो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, इसमें इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आ गया 2 4 1 5 7 1 8 एंड 1। तो हम ये इन दोनों को हमने ऐड किया। अब इस बैलेंस में हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 2 7 5 12 पावर 1 8 4 12 प्लस 1 13 2 1 3 प्लस 1 4, तो 4322। ठीक, इन दोनों को ऐड कर लें अब हम इन दोनों को, तो 8 4 1280 0 6 2 8 8 4 12 1280। इसे हम माइनस कर देते हैं। 2 12 में से 8 4 3 3 3 0 4 1 3, कितना आ गया 3042। ठीक है, अब देखिए आप, ऊपर कैश बुक है तो नीचे जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, पासबुक का। तो ऊपर कैश बुक है तो नीचे पासबुक। ऊपर ओवरड्राफ्ट है, मींस कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है। तो ऊपर अगर क्रेडिट बैलेंस है तो नीचे कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर,
ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट है वो डेबिट बैलेंस है और कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट है वो क्रेडिट बैलेंस है। अब ये मत समझना कि ऊपर ओवरड्राफ्ट है तो नीचे ओवरड्राफ्ट सेम तो नहीं होगी, नहीं। कैश बुक का डेबिट क्रेडिट, पासबुक का डेबिट ओवरड्राफ्ट डेबिट होगा, पासबुक का ओवरड्राफ्ट डेबिट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको आप अच्छे से नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना, इन हमने कुछ नहीं करा है, इस बैलेंस में हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया 4322 और इन दोनों को लेस कर दिया, तो लेस करने के बाद हमारा आंसर आ गया 3042। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अभी हम क्रेडिट बैलेंस के और भी क्वेश्चन करेंगे, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और लगातार पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले अकाउंटेंसी विद परवेज सर, एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपसे मिलता हूं कोई नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।